Hello friends, welcome to you on my YouTube channel Literature Wing। आज का हमारा टॉपिक है प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट, यानी कि लिरिकल बैलेट के बारे में एक इंट्रोडक्शन। अगर कोई पूछे प्रेफेस का मतलब क्या होता है, तो प्रेफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जो कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री बुक जो उन्होंने लिरिकल बैलेट लिखी थी उससे रिलेटेड कुछ बातों को बताने के लिए और उस बुक का इंट्रोडक्शन देने के लिए जो उन्होंने प्रीफेस लिखा, उसे ही प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट के नाम से जाना जाता है। और आज हम उस बुक के कुछ खास फैक्ट और थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री के बारे में हमें बताई थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने अपना ये प्रीफेस लिखा था, उनका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1770 इन इंग्लैंड, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड 1770 में हुआ था। ही लिव्ड इन कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड, रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ कोकरमुथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड प्लेस पर रहते थे, उस प्लेस को इंग्लैंड का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया कहा जाता था, जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता था। ही इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट कॉज ही बिलोंग्स टू रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वर्ड्सवर्थ है उन्हें इंग्लिश रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे। पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो पोएट लॉरिएट भी थे। उन्हें किंग और क्वीन ने पोएट लॉरिएट की पोजीशन दी थी। अब आप पूछेंगे कि ये पोएट लॉरिएट कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स पोएट लॉरिएट वो पोजीशन होती है जिसमें ऐसे राइटर्स को अपॉइंटेड किया जाता है जो कि किंग और क्वीन जितने भी पब्लिक ओकेज़न या कोई भी उनका कोर्टली ओकेज़न जो होता है, उस पर वो उन राइटर्स को लिखने के लिए अपने उसमें ज्वाइन करवाते हैं, उन्हें अपने पोइट की पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट, ही डाइड इन 1850, और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी वो 1850 में हुई थी। अब हम जानेंगे सबसे पहले लिरिकल बैलेट्स क्या था। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स को हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम ये तो जान लें कि लिरिकल बैलेट क्या था। इन 1795 वर्ड्सवर्थ मीट फ्रॉम कॉलरिज इन समरसेट, दे बोथ गेट क्लोज फ्रेंडशिप फॉर 2 years। 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिन्हें एसटी कॉलरिज के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये दोनों समरसेट नाम के प्लेस पर मिले थे और ये अच्छे दोस्त बन गए थे, और इनकी दोस्ती 2 साल तक एज अ क्लोज फ्रेंडशिप थी। लिरिकल बैलेड वाज द वर्क ऑफ पोएम कलेक्शन ऑफ 24 पोएम्स रिटन इन कोलैबोरेशन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड पब्लिश्ड इन 1789। तो जो लिरिकल बैलेड जो वर्क था वो वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कोलैबोरेशन में लिखा था, और ये जो बुक थी ये 24 पोएम्स का कलेक्शन थी, जिसको 1789 में पब्लिश किया गया था इस वर्क को। दे बोथ वर बिलोंग्स टू इंग्लिश रोमांटिक एज, और ये दोनों ही जो राइटर थे वो इंग्लिश रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे। Coleridge contributing only 4 poems to the collection, including one most famous poem, The Rime of Ancient Mariner, and Wordsworth most famous poem, Tinton Abbey। ये जो 24 पोएम्स का कलेक्शन था लिरिकल बैलेड, उसमें एस्ट्री कॉलरिज ने केवल 4 पोएम्स इसमें ऐड की थी इस कलेक्शन में, और बाकी की जो पोएम्स थी वो वर्ड्सवर्थ की थी। लिरिकल बैलेड में जो सबसे फेमस पोएम थी एस्ट्री कॉलरिज की, उसका नाम था द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और जो वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम थी वो थी टिंटन एबे। अब हम जानेंगे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के बारे में कुछ जानकारी। इट इज़ एन
essay published in 1800। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट था, ये वर्क एक ऐसे फॉर्म में था जो कि 1800 में पब्लिश्ड हुआ था। इट वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये जो प्रीफेस है ये सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था। पहले वाला जो वर्क था वो कोलैबोरेशन में लिखा गया था, लेकिन प्रीफेस जो लिखा गया था पहले वाली बुक के लिए वो था सिंगल विलियम वॉट्स द्वारा लिखा हुआ। इट इंक्लूडेड एडिशनल पोएम्स एंड अ प्रीफेस डिटेलिंग पोएटिक प्रिंसिपल्स। और अपनी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ एडिशनल पोएम्स लिखी थी, और अपनी जो पोइट्री वो लिखते थे उससे संबंधित उन्होंने जो थ्योरीज, जो प्रिंसिपल क्रिएट किए थे, उन्हें जो समझ में आते थे, उन प्रिंसिपल और थ्योरीज की भी इसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने पोइट्री के लिए एक डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत फेमस है और आपको ये याद होनी ही चाहिए। उनके अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है? तो पोइट्री इज एन द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वर्ड्सवर्थ सजेस्ट दैट बाय कॉन्टेम्पलेटिंग द रिलेशन बिटवीन पर्टिकुलर फीलिंग एंड थॉट्स वी डिस्कवर व्हाट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू अ मैन। यानी कि जब हम किसी खास चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में चिंतन करते हैं, तो उससे हमारी कुछ खास थॉट्स जुड़ जाती हैं, कुछ फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, और हम उस चीज़ के बारे में सोचते हुए ये जान पाते हैं कि उससे हम समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को लेकर या उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में वो पर्सन कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिस पर मैन फोकस करने की कोशिश कर रहा है, उस मैन के लिए उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी इम्पोर्टेंट थॉट है। एंड थ्रू रिपीटिशन एंड कंटिन्यूएंस ऑफ दिस एक्ट फीलिंग विल बी कनेक्टेड विद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टिल लेंथ। अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को लेकर उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, तो उस प्रोसेस के रिपीटेशन से और उस एक्ट को जब हम कंटिन्यू करते जाते हैं तो उससे हमारी जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग और इमोशन जो हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, हमारी जो थॉट क्रिएट होती है, वो उस ऑब्जेक्ट या उस पर्सन से रिलेटेड टॉपिक से डीपली कनेक्टेड होती जाती है। और हम उस चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं कि उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो होती है वो हमारे माइंड में कलेक्ट होती जाती है। हम उस सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हम बहुत लेंथ तक, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। एंड बाय रिपीटिंग ऑफ कॉन्टेम्पलेशन सच हैबिट ऑफ माइंड विल बी प्रोड्यूस्ड। और जब हम इसी तरीके का एक्ट हम जब करते रहते हैं, हमारी आसपास की चीज़ों और वस्तुओं को लेकर हम बार बार चिंतन करते हैं, उनके प्रति हम डीपली उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो इस तरीके के एक्ट को करने से हमारी एक माइंड की हैबिट क्रिएट होती है। एंड दैट बाय ओबेइंग ब्लाइंडली एंड मैकेनिकली द इम्पल्स ऑफ दोज हैबिट विल हेल्प अस टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट। और जब हम उन फीलिंग और उन थॉट्स को ओबे करते हैं ब्लाइंडली एंड मैकेनिकली, हम उनसे निकलने वाली इम्पल्सेस, यानी कि उनसे संबंधित जो हमारा आवेग होता है, जो हमारी लालसा होती है, जो हमारी मन के विचार होते हैं, उसको जब हम ओबे करने लगते हैं, उसके बाद उसको समझने की और ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं, तब हमारी ऐसी आदत बनती जाती है जो कि हमें उस ऑब्जेक्ट या हमारे अटर सेंटिमेंट्स को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। दैट द नॉलेज ऑफ रीडर मस्ट बी इन सम डिग्री इनलाइटेंड एंड हिज अफेक्शन स्ट्रेटेंड एंड प्यूरिफाइज। और इस प्रोसेस से क्या होता है, जो रीडर होता है, जो भी कॉन्टेम्पलेशन करता है, तो उससे वो उसकी जो माइंड होता है वो इनलाइटेंड होता है, उसके अंदर ज्ञान आता है उस चीज़ को लेकर, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज
वो रख पाता है, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है, और जो उसका अफेक्शन होता है वो अफेक्शन स्ट्रेटन और प्यूरिफाइड होता है। यानी कि उससे निकलने वाली उससे उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच कर जो उसके थॉट्स क्रिएट हुए हैं, तो उसके बारे में उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और वो नॉलेज प्यूरिफाइड होती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पोइट्री। दैट अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री क्या है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट वर्ड्सवर्थ सेड द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इट टेक्स इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यानी कि जो पोइट्री होता है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग का, जो कि हमारे इमोशंस को का कलेक्शन होता है, जो कि एक शांत जगह पर दोबारा इकट्ठा किया जाता है। पोइट्री जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी हमारे थॉट्स और फीलिंग आ रहे हैं उसको समझकर हम सीधा व्यक्त कर देते हैं या उसे लिख देते हैं। नहीं, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जब भी हम पोइट्री करते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में सोचते हैं और उससे जो हमारे थॉट निकलते हैं उस थॉट को हमें लिख लेना चाहिए, और फिर जब हम उसी थॉट के ऊपर दोबारा विचार करते हैं उसको प्यूरिफाइड करके जब हम अलग नॉलेज अलग कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो हम पोइट्री लिखते हैं उसको लाइन में व्यक्त करके वो पोइट्री होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहते हैं, इन पोइट्री फीलिंग आर मॉडिफाइड एंड डायरेक्टेड बाय थॉट्स विच आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ऑल पास्ट फीलिंग। जो पोइट्री होती है वो फीलिंग को मॉडिफाइड करके लिखी जाती है और ये थॉट्स के द्वारा डायरेक्टेड होती है। यानी कि पोइट्री को करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारी थॉट्स का आता है। ऐसे थॉट जो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को देखकर, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी फीलिंग और थॉट्स का, ये पास्ट फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम लिखते हैं वो उस चीज़ को एनालाइज हम पहले ही कर चुके होते हैं, ये हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ होता है। वर्ड्सवर्थ व्यूज दैट आर्ट होल्ड्स मिरर अप टू नेचर। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोइट्री है वो एक आर्ट होती है, और आर्ट यानी कला एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचर को मिरर अप करती है। यानी कि नेचर का एक प्रतिबिंब क्रिएट करती है, उसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके गुणों के बारे में अगर हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, तो वो हम आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। The poetry is the most philosophical of all writing because its object is truth at individual and local but general and operative। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री जो होती है वो सारी राइटिंग फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा फिलोसॉफिकल होती है, क्योंकि एक पोइट्री लिखने के लिए किसी भी पर्सन को किसी भी राइटर को बहुत ही डीपली कंसंट्रेशन करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसलिए इसे मोस्टली फिलोसॉफिकल माना जाता है। और पोइट्री में हम जो भी लिखते हैं, जो भी हम सोच कर लिखते हैं वो हमेशा ट्रूथ होता है, एक सच होता है जो कि हम पोइट्री के थ्रू बयान करते हैं। और ये जो पोइट्री होती है ये इंडिविजुअल और लोकल तो होती है, यानी कि ये व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी तो होती है, लेकिन ये सामान्य भी होती है और ऑपरेटिव भी होती है। यानी कि इसको हम खुद से समझकर लिखते हैं और ये हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ होता है। पोइट्री बाय पोइट इज लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग विच ऑल ह्यूमन ज्वाइन विद हिम रिजॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रूथ एज अवर विजिबल फ्रेंड एंड अर्ली कंपेनियन। अब वर्ड्सवर्थ पोइट्री के बारे में कहते हैं कि जब कोई पोइट पोइट्री करता है तो वो पोइट्री ऐसे करता है जैसे कि वो कोई गीत गुनगुना रहा हो, और जो उसके रीडर होते हैं जब वो उस पोइट्री को पढ़कर उसकी थॉट से कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है जैसे कि वो भी उस जो पोइट द्वारा जो सच्चाई फील की गई है, जो ट्रुथ फील करी गई है किसी चीज़ के बारे में जानकर, वही ट्रूथनेस उसका रीडर भी फील करता होता है। और ये जो फीलिंग जो पोइट अपने रीडर को पहुंचाना चाहता है
तो ये जो फीलिंग पहुंचाई जाती है रीडर को, तो ये फीलिंग भी ऐसे होती है जैसे कि वो दोनों एक कंपेनियन की तरह और एक फ्रेंड की तरह उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उस सच से जुड़ पा रहे हैं जो जो एक राइटर अपनी पोइट्री में लिखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग व्हाट इज पोइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी सवाल का जवाब देते हैं कि जो पोइट होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उनके क्या गुण होते हैं, एक अच्छे पोइट के क्या गुण होते चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन, यानी कि जब एक राइटर पोइट्री लिखता है तो वो ऐसा पोइट होता है जो कि एक मैन की तरह किसी अदर मैन से स्पीक कर रहा हो, यानी कि उसे अपनी बात बोल रहा होता है या कह रहा होता है। पोइट इज मोर comprehensive soul than one who supposed to be common among mankind। और ये जो पोइट होता है ये ऐसी सोल होती है, ऐसा जीता जागता इंसान होता है जो कि अन्य लोगों से, अन्य मैनकाइंड के बीच में कॉमन नहीं होता, ये उनसे अलग होता है। क्योंकि जो कॉमन पीपल होते हैं वो सिर्फ अपने सामने प्रत्यक्ष चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो एक पोइट होता है वो उस प्रत्येक चीज़ को देखते हुए उसको एनालाइज करता है और उसके पीछे जो गहरा सच जुड़ा हुआ है, जो रीज़न जुड़े हुए हैं, उन सबको भी एनालाइज करता है। ही हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। और एक जो पोइट होता है वो मानव प्रकृति की नॉलेज रखता है, यानी कि वो इंसान के हाव भाव, इमोशंस, थॉट्स उसको अच्छे से पता होते हैं। क्योंकि जब वो इंसान के बारे में जानेगा तभी वो अपनी बात को उस दूसरे इंसान के सामने कह पाएगा, उसको लिख कर बता पाएगा, ताकि उस अदर पर्सन पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो, प्रभाव पड़े। He has acquired a greater readiness and power in expressing what he thinks and feels। और जो पोइट होता है उसे अपनी जो राइटिंग की कला होती है उसमें उसको इस तरीके से, क्या है ये निकल रहा, He has acquired a greater readiness and power in expressing what he thinks and feels। एक कवि में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अदर पर्सन्स के वर्क को पढ़कर उसकी डीप नॉलेज को समझ सके। और वही क्वालिटी उस पोइट के अंदर भी होनी चाहिए कि सेम उसी अदर राइटर की तरीके से वो उस डीप नॉलेज को अपनी पोइट्री के थ्रू अपने रीडर तक पहुंचा सके। एंड पावर इन एक्सप्रेसिंग व्हाट ही थिंक्स एंड फील्स। और उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी सोचता है, जो भी फील करता है, उसको एक्सप्रेस कर पाने की एबिलिटी रखता हो। बाय हिज ओन चॉइस और बाय हिज स्ट्रक्चर ऑफ माइंड अराइज इन हिम विदाउट इमीडिएट एक्सटर्नल एक्साइटमेंट। और वो अपनी पोइट्री में जो भी अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में लिखता है, वो थॉट्स और फीलिंग एकदम एक्साइटमेंट से आई हुई थॉट्स और फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं है कि जो भी उसके मन में आया कंटिन्यूसली वही पोइट्री में उसने लिख दिया पोइट ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक पर्सन के जो भी थॉट्स और फीलिंग्स आते हैं उसको सोच समझकर वो अपनी पोइट्री में एज अ लाइन अपने रीडर को लिखकर पहुंचाता है। पोइट मस्ट बी एक्सेप्शनली सेंसिटिव। पोइट मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड इमेजिनेशन पावर। पोइट मस्ट बी एक्सेप्शनली सेंसिटिव। पोइट मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड इमेजिनेशन पावर। एक कवि को सेंसिटिव होना चाहिए और उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन अपने माइंड में कर पाए, चीज़ों को समझ पाए और अपनी उस इमेजिनेशन को अपने रीडर तक पहुंचा सके। What kind of poetic diction should be for poetry?
अब यहाँ एक सवाल उठता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, पोएटिक डिक्शन कैसी होनी चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी रियली यूज्ड बाय अ मैन, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल ओनली सम सेलेक्टेड एंड प्यूरिफाइड वर्ड, प्रोहिबिटेड, वल्गर एंड डिस्गस्टिंग। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो भाषा पोइट्री में यूज़ होनी चाहिए वो कॉमन पीपल की होनी चाहिए, एक आम भाषा होनी चाहिए जिसके थ्रू राइटर अपने रीडर तक अपनी बात को पहुंचा सके। और जो भी लैंग्वेज कॉमन पीपल की, जिस कॉमन लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वल्गैरिटी और डिस्गस्टिंग जैसे वर्ड अलग कर देने चाहिए, और ये जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है वो भी प्यूरिफाइड होनी चाहिए, अननेसेसरी वर्ड इसमें नहीं होने चाहिए। द पोइट शुड गिव द कलर ऑफ हिज इमेजिनेशन टू लैंग्वेज दैट एम्प्लॉयड बाय हिम इन पोएटिक कॉम्पोजिशन। एक पोइट अपनी इमेजिनेशन के जो कलर्स होते हैं, जो भी वो सोचता है, उसको वो अपनी पोएटिक डिक्शन में जिस लैंग्वेज का प्रयोग करके, जिस शैली का प्रयोग करके वो अपनी लाइंस लिख रहा है पोइट्री की, उन लाइंस में वो अपनी इमेजिनेशन के कलर को पहुंचाने की एबिलिटी रखता होना चाहिए। और ये जो पोएटिक कॉम्पोजिशन होता है उसमें उसको करने में पोइट दैट एम्प्लॉयड बाय हिम इन पोएटिक कॉम्पोजिशन, द पोइट शुड गिव द कलर ऑफ हिज इमेजिनेशन टू लैंग्वेज दैट एम्प्लॉयड बाय हिम इन पोएटिक कॉम्पोजिशन। एक पोइट को अपनी पोएटिक डिक्शन की लैंग्वेज में कलर ऑफ इमेजिनेशन डालने आनी चाहिए, यानी कि जो भी वो इमेजिन करता है अपनी इमेजिनेशन के रंगों से भर देता है, वो अपनी पोइट्री को और अपनी बात को पहुंचा पाता है। There is no essential difference in the words of prose and metrical composition, so these words of prose can find place in poetry. विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जिन वर्ड्स का यूज़ हम प्रोज लिखने के लिए करते हैं उन्हीं वर्ड्स का यूज़ हम पोइट्री लिखने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिकल कंपोजिशन वर्ड यूज़ किया गया है वो पोइट्री के लिए ही किया गया है। राइम पोइट्री के लिए मैट्रिकल कंपोजिशन यूज किया गया है। और प्रोज, जैसा कि आपको पता है प्रोज क्या होता है, प्रोज भी एक पोइट्री ही होती है लेकिन वो स्टोरी फॉर्म में होती है, जो कि जिसमें कोई राइम नहीं होती। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोइट्री? विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी बताते हैं कि पोइट्री की क्या भूमिका होती है हमारी सोसाइटी में, रीडर्स के लिए पोइट्री की क्या इम्पोर्टेंस होती है। लाइक सिडनी, वर्ड्सवर्थ आल्सो ट्राइंग टू डिफेंड पोइट्री टू रेस्पॉन्ड प्लेटोज इन्विटेशन। सिडनी की तरह ही वर्ड्सवर्थ भी प्लेटो का जवाब देते हैं कि पोइट्री को डिफेंड करते हैं और ये बताते हैं कि पोइट्री की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में प्लेटो ने ये कहा था कि पोइट्री सबसे बेकार चीज़ होती है, सबसे बकवास चीज़ होती है, क्योंकि ये समाज को भटकाने का काम करती है। तो प्लेटो की इस थॉट के विरोध में उनके खुद के शिष्य एरिस्टोटल थे, उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं, पोइट्री बर्बाद नहीं करती समाज को, वो एक मोरालिटी प्रदान करती है। उसी तरह और भी पोइट्स हुए जिन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी उनमें से एक ही थे जो कहते हैं दैट इट परफॉर्म्स अ सैल्यूटरी फंक्शन, ये कल्याणकारी कार्य करती है। द पोइट इज मैन स्पीकिंग टू अ मैन एंड द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर ऑन रीडर सिटीजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोइट्री होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे एक मैन किसी अदर मैन से स्पीक कर रहा हो, बात कर रहा हो, और लिटरेचर का जो प्रभाव होता है वो रीडर पर या सिटीजन पर पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लिटरेचर में इतनी क्षमता है कि वो अपनी बात को सही तरीके से सिटीजन तक पहुंचा सके, क्योंकि सिटीजन बेस होते हैं किसी भी कंट्री का,
और किसी भी समाज में सबसे बड़ी चीज़ मोरालिटी होती है, और मोरालिटी लोगों तक पहुंचाने का काम ये लिटरेचर करता है, जिसमें पोएम भी लिटरेचर की एक फॉर्म है। Plato declared poetry as a bad thing for inspiration and development of country, but Wordsworth assumed poetry beneficial for creating morality and helpful in giving direction for humanity to enlighten. मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि पोइट्री बहुत ही बैड थिंग्स होती है, जो कि हमारी इंस्पिरेशन के लिए बहुत नुकसानदायक है, जो कि समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बाधा है। लेकिन वर्ड्सवर्थ ये मानते हैं कि पोइट्री बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये मोरालिटी को क्रिएट करती है और ह्यूमैनिटी को एनलाइटन करते हुए लोगों को एक डायरेक्शन भी देती है। फीचर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। अब हम जानेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी पोइट्री लिखी है उनकी पोइट्री की विशेषताएं क्या क्या थी। यूजफुल ऑफ एवरीडे लैंग्वेज एंड एन एम्फेसिस ऑन नेचर। वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी पोइट्री लिखी हैं वो उन पोइट्रीज की पोइटिक डिक्शन में कॉमन पीपल की लैंग्वेज को यूज़ किया गया था, जो कि नेचर पर एम्फेसिस करती थी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत प्यार था। वो नेचर के पास ही रहते थे, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट के पास रहते थे, उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। इसलिए वो हमेशा ये कहते थे कि अगर इंसान को सच्चाई को जानना है तो उसे नेचर के पास जाना चाहिए। तो इसलिए वो नेचर पर जोर देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति को पोइट्री लिखनी चाहिए तो नेचर पे लिखनी चाहिए, और नेचर सबसे अच्छा माध्यम है लोगों तक सच्चाई को पहुंचाने के लिए। वर्ड्सवर्थ पोइट्री डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री कॉमन मैन की लाइफ को डिस्क्राइब करती थी, एक साधारण जिंदगी के बारे में उन्होंने लिखा है। पुअर रस्टिक सेटिंग टू राइट हिज पोइट्री रादर देन राइटिंग अबाउट फैंसी कोर्ट एंड किंगडम। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री लिखने के लिए जो सेटिंग चुनी है वो थी पुअर रस्टिक सेटिंग, यानी कि गरीब लोगों की साधारण जगह, जैसे कि गांव हो गया, देहात हो गया, ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर उन्होंने पोइट्री लिखी है। और उन्होंने किसी भी बनावटी या ऊंची जगह, ऊंचे स्टेटस के लोगों के बारे में नहीं लिखा, ना ही किंगडम के बारे में लिखा। उन्होंने साधारण लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखा, क्योंकि वो मानते थे कि साधारण लोगों की ज़िंदगी बिना दिखावट के होती है और वही ज़िंदगी में सच्चाई होती है। Wordsworth reacted against neoclassical poetry popular in the 18th century, which emphasized heroic figure, heroic themes and heroic couplet। और वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड से जुड़े हुए थे, और ये रोमांटिक पीरियड न्यू क्लासिक पोइट्री के अगेंस्ट में शुरू हुआ था। और न्यू क्लासिकल पोइट्री की खासियत थी कि ये हीरोइक चीज़ों को डिफाइन करती थी और हीरोइक चीज़ों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि हीरोइक फिगर्स यानी कि कैरेक्टर, किसी भी लिटरेचर के फॉर्म के हीरोइक कैरेक्टर हुए, हीरोइक थीम्स हुई, हीरोइक कपलेट, पोइटिक डिक्शन में भी हीरोइक कपलेट्स थी, उनका यूज़ होता था। और न्यू क्लासिकल पोइट्री 18th सेंचुरी से रिलेटेड होती थी, तो उसके अगेंस्ट वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक एज को शुरू किया था अपनी इसी वर्क लिरिकल बैलेड को लिखकर, जिसमें कहते हैं कि नेचर पर जोर देना चाहिए और नेचर से जुड़ना चाहिए,